अस्सलामु अलैकुम। कल तक मुमकिन है मैं भी भरपूर बगावत कर बैठूं, आज अगरचे शिकवे बातर्ज जमहूरी करता हूं। मैंने स्लाइटली दबे लफ्ज़ों में लेकिन मैंने काफ़ी कुछ दिया था और मैं उम्मीद रखता था कि जनाब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 या सिंध हुकूमत कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट जो उनका है उसके तहत एक ट्राइब्यूनल तश्कील दे देंगे। मैंने जुडिशल ट्राइब्यूनल का नाम दे दिया, आप उसके कोई भी एक ट्राइब्यूनल का नाम दे जो हक़ाइक़ जान सके कि कराची के अंदर हर दफ़ा तूफ़ानी बारिशें होती हैं, नाले उबलते हैं। गटर उबलना तो छोटी सी बात है, यहाँ पर नाजायज़ कब्ज़े हैं या चाइना कटिंग होती रही। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद इतना कुछ रिकॉर्ड पे आ गया मगर कुछ नहीं हुआ। मैस ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। मैं जो कहना चाहता हूँ या आप सुनना चाहते हैं या आप समझते हैं कि मैं कुछ बेहतर बात करता हूँ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन क्लिक कर देंगे तो आप तक फौरी तौर पर जो वीलॉग हम वीडियो लॉग कहते हैं, जो वीडियो बनती है वो आप तक फ़ौरन पहुंच जाएगी। मैंने उस वीलॉग के अंदर ये भी बात की थी कि आर्टिकल 140A का जिक्र किया कि बल्दियाती इदारे फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली और पॉलिटिकली डिवॉल्व हो रही है। नेशनल फाइनेंस कमीशन का तो बड़ा चर्चा रहा यहाँ पर, तो रोज़ाना शो डालता रहा, हमारा हिस्सा ले गए। लेकिन किस सूबों ने क्या प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाए? क्या बल्दियाती इदारों को ताकतवर करने की कोशिश की? आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था सईद गनी साहब की, वो नासिर हुसैन शाह पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सूबाई हुकूमत के अंडर है। आपके सॉलिड वेस्ट जितना भी आपने टोटल सारा किया है वो सारा आप लोगों के अंडर था, सूबों के अंदर। और ये जो पिंग पोंग का बॉल बुलाया हुआ है कि लोकल गवर्नमेंट का अपना ये काम ये उसने करना था, वफाकी हुकूमत के में कुछ डालने की कोशिश की, K4 नहीं बना, कुछ ने कहा, और ज़्यादातर बात आती रही सूबों पे, लेकिन सूबे बात सीख नहीं करते रहे। सूबा सिंध ने देखें, आप लोगों के मसाइल सुने, एक दूसरे की लड़ाइयों को एक तरफ छोड़ें, कसूर आपका है, हुकूमत सिंध का है। इसमें मेजॉरिटी जो है ना, ये नहीं मैं कहता कि रूल आउट कर दें आप, लेकिन लोकल गवर्नमेंट आप चलने कब दी आप लोगों ने कितने फ़ंड दे दिए? आप जितना हिस्सा लेते रहे हैं तो जो तकरीबन NFC में तमाम सूबे 57.5% हिस्सा जो आपका डिवीज़न मैंने बताई थी अपने उसी वीलॉग के अंदर जहाँ मैंने नेशनल फाइनेंस कमीशन का जिक्र किया था। अब क्या हुआ? जागे तब जब इमरान खान साहब ने हालात देखे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, उन्होंने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये उनकी ज़िम्मेदारी है, सैलाब हो जाएँ, ज़लज़ले आ जाएँ, कुदरती आफात कोई आ जाएँ, तो कानून यही है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो 18वीं तरमीम के हवाले से बाकायदा इसको प्रोटेक्शन हासिल है। इसने सूबों की सतह पर, वफाक की सतह पर, ज़िलाई सतह पर, लोकल गवर्नमेंट की सतह पर इन्होंने सारे मामलात को देखना है और सेटल करना है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। और अभी तक जितने भी काम नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, ज़लज़ले के हवाले से कई मामलात रहे, कई इशूज़ ऐसे रहे, लेकिन अब ग्रो अप इतनी हो गई हैं और जिस तरह अभी कोरोना के हवाले से सारे मामलात को देखा, ये हम सब देखते रहे हैं कि बड़े आसान तरीके से इन सारे मामलात को हैंडल किया है। अब यहाँ पर वज़ीर आज़म के बुलाने के बाद गवर्नर सिंध से, मेयर से मुलाकातें हुई। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज़ इन एक्शन। 20,000 टन गालबन कूड़ा कहा गया कि रोज़ाना जो है, लेकिन ये आज तो नहीं सोचना चाहिए था। तकरीबन पीपल्स पार्टी कितने अरसे से यहाँ हुकूमत करती रही है, MQM ने इतना अरसा हुकूमत की है, PTI कहा गया कि इनके नुमाइंदे ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ता है। इशू तो ये है कि जिसके पास इख्तियारात है, यही तो 18वीं तरमीम ने तबाही कर दी है। अब मान नहीं रहे आप लोग, हम लोग नहीं मानते, वो एक अलग इशू है। 18वीं तरमीम ने यही तो तवाज़ुन ख़त्म कर दिया ना, जहाँ आज वफाक को ज़िम्मेदारी नहीं है उसकी ये, लेकिन बुनियादी हक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। और कोरोना के हवाले से भी मैं कहता रहा था कि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। आप सड़कों पे लोगों को मरता छोड़ देंगे,
वफाकी हुकूमत को ये काम करना है, ये उसकी जिम्मेदारी है। 18वीं तरमीम को देखें, 18वीं तरमीम ने सत्यानाश कर दिया, उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है, और मज़ीद तरामीम उसके अंदर बैठ कर आपस में मिल मिला के हों तो ये बेहतरी की तरफ चला जाए। यहाँ पर FWO को, फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन को साथ मिलाया है, और वो आपके जब भयानक जब ये काम शुरू होगा, ये पुरानी पीछे आप अगर चले जाएँ चाइना, मैं क्रेडिट देता हूँ सबका मौजूदा चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस गुलजार साहब को, कराची के अंदर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे, सारे उन्होंने हटवाए, कराची की शक्ल बनाने की तरफ बड़ा किरदार अदा किया है। फिर यहाँ से चाइना कटिंग के हवाले से, फिर सियासी जमातों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले, मौजूदा पॉलिटिकल टेररिस्ट विंग के हवाले से, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते। तो यहाँ इस मामले में फिर तजवीज़ दे रहा हूँ कि यहाँ एक तरफ तो ये हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया, ये इतना आसान काम नहीं होगा। नाले जो अपने साइज़ के मुताबिक, जो ओरिजिनल पोजीशन के मुताबिक है, यहाँ सर्वे ऑफ पाकिस्तान साथ मिलाएं, हंगामी बुनियादों पर सर्वे ऑफ पाकिस्तान साथ मिलाएं, गूगल इमेजिंग आपके पास मौजूद होगी, वहाँ से बैठ के आपको अंदाज़ा होगा कि आप पिछले 20-25 सालों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तेज़ी के साथ वो नाले कवर हुए, वो नाले और नाजायज़ तजावज़ात हुई, उनको ख़त्म करना है हर हालत में, जो कि ये आ नहीं सकते। और एक्विजिशन के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें, एक्विजिशन भी जब आप कर रहे हो तो दरिया के मामले में जब भी कोई चीज़ आई तो हटा देनी है आपने। रास्तों के मामले में, रेलवे लाइन के हवाले से, ये आर्टिकल 23 और 24 जो है ना, फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करता है, लेकिन ये एक्सेप्शन भी देता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो सोचने वाली हैं, और इसके लिए हंगामी बुनियादों पर ये सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा आपको कि आप गूगल इमेजिंग के जरिए सर्वे ऑफ पाकिस्तान साथ मिलाएं और टीमें शामिल करके निशानदेही कर लें, और खुदारा कराची को रोक दें। कराची की एक बाउंड्री लाइन, आउटर बाउंड्री लाइन बना लें, वहाँ पर सर्कुलर रोड, रिंग रोड, कोई भी एक शक्ल लेके, उसके बाद कराची में आगे कोई आबादी नहीं होगी। तो 10 किलोमीटर का आप खाली लाइन छोड़ें, उसके बाद देखें, उसको ये रोकना पड़ेगा। आपको नहीं रोकेंगे तो ये मसाइल आपके और बढ़ेंगे, ये इस तरह नहीं हल होगा। अनप्लान्ड एक्सपेंशन की वजह यही है कि छोटे शहर आबाद करने हैं। अब बहरहाल चौके फैल चुका है, और बैरिया कराची, बैरिया टाउन तक मामला चले गए, और जितना खूबसूरत बैरिया टाउन आबाद किया गया, मैं समझता हूँ कि वहाँ उससे आगे कहीं ना कहीं इसकी बाउंड्री लाइन शायद लगानी पड़े, जिससे कराची की अनप्लान्ड एक्सपेंशन या रोकी जा सके। साथ साथ दूसरा, ये नालों के हवाले से, सड़कों के हवाले से, जो रास्ते हैं जो दबाए हुए हैं, जो कब्जे किए हैं, नाजायज़ कब्जे किए हुए हैं, आपको सड़कें खोलनी है। सड़कों के साथ आपका जो गटर का, सीवरेज का जो निज़ाम है, कि वहाँ कमर्शियल हर एरिया में इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये जो कमर्शियल की हमने हर जगह इजाज़त दे दी है, ये इसने भी सत्यानाश किया है। एक चार कनाल के प्लॉट के ऊपर जब आप प्लाजा खड़ा कर देंगे, वहाँ पर 10 लोगों ने रहना था, वहाँ पर 1000 आदमी रहेगा, तो उससे बिजली भी आपको ज़्यादा चाहिए, पानी, सीवरेज भी, यानी पीने का पानी भी ज़्यादा चाहिए, और सीवरेज भी चाहिए। और आप कैसे कैटर कर सकेंगे? ये म्यूनसिपल, या तो इसको डिवॉल्व पूरी तरह कर देना, डिवॉल्व तो हमने पूरी तरह किया नहीं है, या तो इनको इस तरफ लेकर चला जाए, ये काम साथ साथ। तो तीसरा, बड़ी उम्मीद है NDMA और FWO और वफाकी हुकूमत इस बारे में बड़ा वाज़ कोशिश करके ये कराची को डूबने से दोबारा बचाएगी, सफाई अच्छी होगी, और जहाँ जहाँ है इसको बाकायदा म्यूनसिपल कॉन्सेप्ट के हवाले से। और दूसरा, यहाँ तक एक और वाज़े मैं बता दूँ, आप इंग्लैंड में चले जाएँ, वहाँ गूगल मैपिंग से जरिए जगहों के निशान, ये आबादी हैं, इलाके सारे जो है ना, मैंने लाहौर हाईकोर्ट में रिट दायर की थी कि आप गूगल मैप की तर्ज पर ऊपर आप इलाकों की निशानदेही करें उस तरह। और अब आप उतना मॉडर्न दौर के अंदर आ चुके हैं, आपको साथ साथ ये भी लेकर चलना है, ये भी आगे लेकर चलें, और ये सब हंगामी बुनियादों पर। और ये याद रखिएगा, साथ साथ आपको कमीशन इंक्वायरी एक्ट बनाना है, जो बैठ के जिम्मेदारियां जो है वो तय किया करे, कि यानी पता चल सके कि किस मामला को सेटल कैसे करना है। और इसमें वो लोग जो कल्परेट हैं, जो बातें कह रहे हैं ना, आज सूबाई हुकूमत अपनी जान छुड़ाती है कि मैं नहीं, हमने कुछ नहीं करना, चौधरी मंजूर जैसे लोग आगे बातें करते हैं और लड़ना शुरू हो जाते हैं। चैनल यानी एंकर्स जो आगे पॉइंट आउट करते हैं, और उन पर बदतमीजी तक के लफ्ज़, ये वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में अच्छा नहीं लगा ये लफ्ज़, कौन सी बदतमीजी की? उन्होंने तो सच दिखाया आपके सामने, यानी डूब रहा है। और या फंडामेंटल राइट्स लोगों के जो मर रहे हैं, आर्टिकल 6 को तो बड़ा शौक है, बिलावल साहब आगे बड़ा डोल डालते थे, हाइड्रोजन का पर्चा था। ये हाइड्रोजन से बड़े काम नहीं है ये वाले, कि आप आम आदमी की ज़िंदगी किस तरह तबाही की तरफ लेके जाते हैं, तबाह कर रहे हैं लोगों के साथ, क्या मसाइल पैदा कर रहे हैं। तो इन सबको सेटल किस तरह करना है आपने, वो करेंगे तभी होगा ना, और ये जागना होगा।
और इन जागने वालों का साथ देना चाहिए ताकि असल नताज। और आर्टिकल देखिए, फंडामेंटल राइट जरूर सारे पढ़े हम लोग। आर्टिकल 9 जो है राइट टू लाइफ की बात करता है, आर्टिकल 14 क्वालिटी लाइफ की बात करता है, फिर राइट टू मूवमेंट है, राइट टू एसोसिएशन है, राइट टू ट्रैवल है, आपने एक जगह इकट्ठे होना है, सफ़र करना है, आपको गैदरिंग में, ये सारे आपके फंडामेंट। राइट टू रिटेन प्रॉपर्टी है, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 में आ जाए प्रॉपर्टी रखने के हवाले से। फिर आर्टिकल 38 और 37 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के अंदर ये सोशल वेलफेयर बीइंग की बात करते हैं, आपके आसाइश के हवाले से, ज़िंदगी की आसाइशों के हवाले से ये सारे बात करते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स किसने करना है? जमहूरी अगर हैं तो जमहूरियत के दिखाएं ना हुसन क्या है। इतने अरसों में महासिवा जेबें भरने के अलावा या करप्शन या इन बातों को, बड़े बड़े प्रोजेक्ट ऐसे जो दिखाने के लिए हैं, लेकिन सड़क के ऊपर कुछ नज़र नहीं आता है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।